अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। वो बड़े इन्हिमाक से इकोनॉमिक्स की किताब पढ़ने में मसरूफ थी। कल इसी सब्जेक्ट का पेपर था। हालांकि उसकी अच्छी खासी तैयारी थी, लेकिन न जाने क्यों फिर भी दिल को इत्मीनान नहीं हो रहा था। यही सोचकर वो हौले जा रही थी कि अगर कल का पेपर बहुत मुश्किल आया तो क्या होगा। उसने पढ़ते पढ़ते अचानक घड़ी की तरफ निगाह उठाई तो घड़ी की सुइयां 1 बजा रही थी। उसने जमाई लेते हुए किताब मेज पर रख दी। 5 मिनट रेस्ट कर लूं, फिर नोट्स पढ़ना शुरू करूंगी। उसने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते हुए सोचा। पूरा घर एक मुहीब सन्नाटे में डूबा हुआ था। अम्मी अब्बू और दोनों छोटे बहन भाई अपने अपने कमरों में दुनिया व माफिया से बेखबर गहरी नींद के मजे लूट रहे थे। तमाम कमरे अंधेरे में डूबे हुए थे, सिवाय उसके कमरे के। बरामदे में 40 वोल्ट का बल्ब रोशन था, जो अब्बू हमेशा रात को जला दिया करते थे। 5 मिनट रेस्ट करने के बाद उसने नोट्स की तरफ हाथ बढ़ाए ही थे कि उसे अम्मी की आवाज़ सुनाई दी। वो उसे पुकार रही थी। वो बुरी तरह चौंक उठी। इतनी रात गई, अम्मी मुझे क्यों बुला रही हैं? कहीं किसी की तबीयत तो खराब नहीं हो गई? वो घबराकर खड़ी हो गई और नंगे पांव दौड़ती हुई उनके कमरे में पहुंची। मगर ये क्या, वो दरवाजे में ही ठिठक कर रुक गई। कमरे में फैला गहरा अंधेरा और मुकम्मल सकूत कुछ और कह रहा था। इस बात की गवाही दे रहा था कि इस कमरे से किसी ने भी आवाज़ नहीं दी है। उसने अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में अम्मी अब्बू के बेड की तरफ देखा। बरामदे से आने वाली मलगजी सी रोशनी में उसे वो दोनों बेखबर सोते नजर आ रहे थे। यकीनन ये मेरा वहम था। ये सोचते हुए वो वापस पलटी तो सामने अली व रिमशा के कमरे पर नजर पड़ी। वो बेख्तियार उनके कमरे में चली आई। उसे अपने उन दोनों छोटे बहन भाइयों से बेपनाह मोहब्बत थी। 8 साल तक उसने अकेले ही अम्मी अब्बू की बेपनाह मोहब्बतें समेटी थीं, लेकिन इसके साथ उसे किसी भाई या बहन की कमी का शिद्दत से एहसास होता था। जब अलीब और उसके 1 साल बाद ही रिमशा भी उसकी तन्हाई मिटाने चली आई तो जैसे उसे सारे जहां की दौलत मिल गई थी। उनके ढेर सारे काम वो अपने नन्हे मुन्ने हाथों से बहुत अच्छी तरह सरंजाम देती कि सब हैरान रह जाते। अम्मी से ज्यादा तो वो उनके लिए हलकान हुआ करती थी। अब जबकि दोनों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया था और वो कॉलेज में आ गई थी, लेकिन उसका अब भी वही मामूल था। अम्मी तो जैसे उन दोनों की हर जिम्मेदारी से बरी जिम्मा हो गई थी, और वो दोनों भी अपनी नीलमा आपी से कुछ ज्यादा ही मानूस थे। वो कुछ देर खामोशी से खड़ी उन दोनों को देखती रही, फिर बारी बारी उनकी पेशानी चूमकर कमरे से बाहर निकल आई। कैसा अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था पूरे घर में। पता नहीं क्यों एक अजीब सा खौफ उसे अपने रगो पै में दौड़ता हुआ महसूस होने लगा। वो जल्दी से अपने कमरे में आ गई, कुर्सी पर बैठकर किताब उठाई, लेकिन दिमाग जैसे खाली जहन सा हो रहा था। उसने अम्मी की कितनी वाज़ेह आवाज़ सुनी थी, नीलमा, नीलमा जल्दी आओ। कितनी बेकरारी थी उनकी आवाज़ में, और ये वहम हरगिज़ नहीं था। उसने उलझकर किताब नीचे रख दी। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था। आज दोपहर को भी उसके साथ एक अजीब सा वाकया पेश आया था। दोपहर को वो कुछ देर के लिए अपनी बहुत अजीज दोस्त सादिया के घर कुछ ज़रूरी नोट्स पर डिस्कस करने गई थी। सादिया उनके घर के नज़दीक ही रहती थी, बस दूसरी गली में उसका घर था। वापसी पर गर्मी की शिद्दत से घबराकर उसने दरख्त के नीचे खड़े कुल्फी वाले से कुल्फी खरीदने का इरादा किया। पर्स से पैसे निकालकर वो कुल्फी वाले की जानिब बढ़ी, लेकिन वो पैसे लेने की बजाय एकटिक उसको देखने लगा। कैसी अजीब सी आंखें थी उसकी, साकित और जिंदगी। नीलमा के हाथ कपकपा गए और हलक में जैसे कांटे उगाए। कुछ बोलना चाहा, लेकिन आवाज निकल ही न सकी। ये सिर्फ चंद लम्हों की बात थी। फिर दरख्त के ऊपर से किसी के हंसने की आवाज आई। मिनमिनाती हुई सी हंसी थी। उसने घबराकर ऊपर देखा। एक औरत सुर्ख रंग के दुपट्टे का घूंघट काढ़े उस दरख्त की शाख पर अपने दोनों पैर लटकाए बैठी थी। कितने सियाह और सूखे से पैर थे उसके, जो लहंगे से झांकते हुए नजर आ रहे थे। नीलमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चाहा कि वहां से भाग जाए, लेकिन उसे यूं महसूस हो रहा था कि गोया उसके पैरों में जान ही नहीं रही। तभी इत्तिफाक से पड़ोस में रहने वाली आंटी अपनी कार में वहां से गुजरी, और उसे यूं हवास बागता दरख्त के नीचे खड़ा देखकर उन्होंने कार रोक ली और उसे पुकारा तो वो अपने हवास में वापस आ गई। क्या हुआ नीलमा, सब खैरियत है? उन्होंने कार का शीशा नीचे करते हुए पूछा। इससे पहले कि वो जवाब देती, कुल्फी वाला अपना ठेला लेकर आगे बढ़ गया, लेकिन उसकी बेजान आंखें उस वक्त भी उसे अपने चेहरे पर जमी हुई महसूस हो रही थी। वो दौड़कर आंटी की कार के करीब आ गई
और बिना पूछे दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। आंटी, ये कुल्फी वाला बहुत अजीब सा आदमी लग रहा था। पता नहीं कैसे बेख्तियार ही उसके मुंह से खौफ से कपकपाते हुए ये जुमले निकले थे। आंटी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे पागल, ऐसे नहीं कहते। देखो बेचारा इस उम्र में इतनी शदीद गर्मी में घर चलाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। वो कार को आगे बढ़ाते हुए बोली। तभी नीलिमा ने दरख्त की उस शाख की जानिब देखा जहां उसे वो अजीबुल खलकत औरत बैठी हुई नजर आई थी, लेकिन उस वक्त वो शाख बिल्कुल खाली थी। खौफ से उसका दिल धक धक करने लगा। वो नाहक ही उस दरख्त के नीचे आ खड़ी हुई थी। शायद वो दरख्त चुड़ैलों और भूतों का मस्कन था। उसने खौफ से कांपते हुए पूछा, लेकिन आंटी से उस औरत का जिक्र नहीं किया कि वो मजाक उड़ाती। फिर घर आकर वो अम्मी से भी इस वाक़ये को छुपा गई, क्योंकि कल उसका बहुत अहम पेपर था और अम्मी काफ़ी ज़ईफ़ुल एतक़ाद खातून थीं। पता नहीं ये सुनकर उनका क्या रद्द अमल होता, जबकि वो बड़ी यकसुई से तैयारी करना चाह रही थी। हो सकता है ये सब मेरा वहम हो, गर्मी भी तो इतनी शदीद थी। उसने खुद ही अपने दिल को तसल्ली दे डाली थी। लेकिन अब इस वक्त रात के गहरे सन्नाटे में वो खौफ जैसे दोबारा दिल के अंदर कमंद डालकर जोर जोर से खींच रहा था। वो जिंदगी से आरी दो बेजान आंखें उसे चारों जानिब से अपनी तरफ घूरती हुई महसूस हो रही थी। उसका चेहरा पसीने से तर हो गया। ये मुझे क्या हो रहा है? शायद मुझे अम्मी को जगाना चाहिए, उसने कांपते हुए दिल के साथ सोचा। तब ही अलीब के रोने की आवाज़ ने उसे बुरी तरह चौंका दिया। आपी, आपी, वो रोते हुए बुरी तरह से उसे पुकार रहा था। वो पूरी कुव्वत से दौड़ती हुई अलीब के कमरे में पहुंची तो एक बेहद दहशतनाक और रूह फरसा मंजर उसने देखा, जिसने उसके होशो हवास ही मअतल कर दिए। सामने वही कुल्फी वाला बूढ़ा बैठा, अपनी जिंदगी से आरी आंखों के साथ उसे घूर रहा था। उसकी गोद में अलीब था, जो उसके बाजुओं के शिकंजे में जकड़ा हुआ था, और वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बुरी तरह रो रहा था। अलीब, वो पूरी कुव्वत से चीखी थी। वो बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता हंसने लगा, ऐसी करी हंसी कि नीलिमा के रोंगटे खड़े हो गए। उसके पूरे मुंह में सिर्फ 3 दांत थे, जिनमें एक दांत खून से तर था, बाकी दोनों दांत बेइंतहा मेले और पीले थे। मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो, वो अजीब मिनमिनाती आवाज में अपना इस्तख्वानी हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, जबकि दूसरे हाथ से उसने अलीब को मजबूती के साथ जकड़ा हुआ था। अम्मी, अब्बू जल्दी आइए, नीलिमा के हलक से एक दिलदोज़ चीख निकली। फिर वो चिल्लाती ही गई। दफातन उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ रेंगता हुआ महसूस हुआ। उसने बेख्तियार पीछे पलटकर देखा तो वही सुबह वाली औरत, जिसके चेहरे पर उस वक्त भी घूंघट ही पड़ा हुआ था, उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। नीलिमा की चीखें बेख्तियार रुक गईं और वो फटी फटी आंखों से उस औरत को देखने लगी। वो भूखा है, उसे कुछ खाने को दो, घूंघट के अंदर से वो मिनमिन करती हुई बोल रही थी। नीलिमा थर थर कांपने लगी। अलीब अब बुरी तरह रो रहा था, तड़प तड़प कर उसे पुकार रहा था। लेकिन कितनी हैरत की बात थी कि साथ वाले बेड पर लेटी हुई रिमशा की नींद में जरा सा भी खलल नहीं पड़ा था। और मजीद हैरत की बात यह थी कि अम्मी अब्बू इतना शोरोगुल होने के बावजूद कमरे से बाहर नहीं निकले थे, वरना अम्मी की आंख तो जरा सी आहट से खुल जाती थी। नीलिमा ने बड़ी बेबसी से अपने छोटे से मासूम भाई को देखा, जो उस करी शक्ल बूढ़े के शिकंजे में जकड़ा बुरी तरह से तड़प रहा था। मेरे भाई को छोड़ दो, तुमको अल्लाह का वास्ता। वो बेख्तियार रोते हुए ज़मीन पर बैठ गई। खौफ व दहशत और परेशानी से जैसे उसका जहन मफलूज होता जा रहा था और हाथ पैरों में जान नहीं रही थी। उसे खाना दो, वो भूखा है। दफतन वही मनहूस आवाज़ सरगोशी की सूरत में उसके कान के पास गूंजी। नीलिमा का दिल खौफ से बंद होते होते बचा। वो औरत भी उसके साथ ही ज़मीन पर बैठ चुकी थी और चेहरे से घूंघट भी सरक चुका था। उसकी बड़ी बड़ी बेनूर आंखें, जिनमें जिंदगी की कोई रमक नहीं थी, नीलिमा के चेहरे पर जमी हुई थी। नाक की जगह महज एक सुराख था और होंठ भी बिल्कुल सफ़ेद थे। वो अपना इस्तख्वानी हाथ नीलिमा के कंधे पर रखे सिर्फ एक ही जुमले की गर्दान कर रही थी, उसे खाना दो, वो भूखा है। अच्छा, मैं अभी खाना लाती हूँ, तुम लोग अलीब को छोड़ दो, वो उससे दूर हटते हुए बोली। खौफ से उसका रुआं रुआं कांप रहा था। वो लरसते कदमों से अलीब की जानिब बढ़ी। मेरे भाई को छोड़ दो, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ, उसने बड़े मुल्तजियाना अंदाज में बूढ़े की तरफ देखते हुए अलीब की जानिब अपने दोनों हाथ बढ़ा दिए, मगर दूसरे ही लम्हे खौफ की शिद्दत से लड़खड़ाकर पीछे हट गई। अलीब की आंखें एकदम से बेरमक हो गई थीं, ऐसी आंखें जिनमें जिंदगी की कोई भी रमक ना हो। वो उसे घूरते हुए हंसने लगा।
बिल्कुल उसी बूढ़े की तरह। नीलिमा फटी फटी आंखों से उसको देखने लगी। अब वो उसे अपने दोनों हाथों के इशारे से अपने पास बुला रहा था। आपी, मेरे पास आओ। नीलिमा ने देखा कि उसके 7 साला भाई का मासूम सा चेहरा उस वक्त एक बहुत बूढ़े शख्स के चेहरे जैसा लग रहा था, और उसके होठों पर भी वैसी ही भयानक हंसी थी कि वो थर्रा कर रह गई। वो औरत उसके पास से गुजरकर अलीब के नज़दीक पहुंच गई, और फिर उसने बूढ़े की गोद से अलीब को छीनकर जमीन पर पटक दिया। नीलिमा की बेख्तियार चीख निकल गई, लेकिन अलीब पर जैसे गिरने का कोई असर नहीं हुआ था। वो दूसरे ही लम्हे फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। उसकी फुर्ती और नीलिमा के खौफजदा चेहरे को देखकर वो औरत और बूढ़ा जोर जोर से हंसने लगे। अलीब भी उनका साथ दे रहा था। कमरे में चारसू उन लोगों की करी हंसी की आवाज़ गूंजने लगी। नीलिमा की टांगे और जहन दोनों ही शल होते जा रहे थे। वो चीखना चाह रही थी, लेकिन हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर उसने उन तीनों को रिमशा के बेड की तरफ बढ़ते देखा। मुझे भूख लग रही है, बूढ़ा अपनी मिनमिनाती हुई आवाज़ में कहते हुए रिमशा के नज़दीक आकर रुक गया, जबकि अलीब और वो औरत अभी भी बदस्तूर कहे लगा रहे थे। रिमशा, यहाँ से भागो, नीलिमा हिज़यानी अंदाज में चीखी। फिर उसका जहन तारीकियों में डूबता चला गया। जब होश आया तो वह अस्पताल के एक सफ़ेद बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी अम्मी और अब्बू उसके सरहाने खड़े हुए थे। परेशानी उनके चेहरों से हवेदा थी। अम्मी की आंखें बहुत रोने की वजह से सूजी हुई लग रही थी। अम्मी, आप लोग कहाँ थे? मैंने आप लोगों को कितना पुकारा, कितनी आवाज़ें दी। चंद लम्हे उन लोगों को टिकटिकी बांध कर देखने के बाद वो यकायक हिज़यानी अंदाज में चिल्लाने लगी, रिमशा को बचा लें, अलीब कहाँ है? वो चीख चीख कर पागल हुई जा रही थी। डॉक्टर और नर्सें सब कमरे में जमा हो गए थे, लेकिन वो किसी के काबू में नहीं आ रही थी। फिर ज़बरदस्ती उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया गया। उसका जहन एक बार फिर गुनूदगी में डूबता चला गया। इस बार जब उसकी आंख खुली तो कमरे में अम्मी अब्बू के अलावा अलीब और रिमशा भी थे। वो चुपचाप दम साधे अलीब को देखती रही। आपी, आपको क्या हो गया है? अलीब उसे आंखें खोलता देखकर भागकर उसके करीब आ गया, जबकि अम्मी अब्बू भी उसके करीब आकर उसके हाथ सहलाने लगे। अलीब, वो बूढ़ा आदमी और वो औरत कैसे चले गए? उसने नकाहत भरे लहजे में उससे सवाल किया। कौन बूढ़ा आदमी आपी? अलीब की मासूम आंखों में तहय्युर उमड़ आया था। बेटे, ये तुम्हें क्या हो गया है? अम्मी ने हौल कर नीलिमा को गले से लगा लिया, लेकिन वो बदस्तूर खौफजदा नज़रों से अलीब को देखती रही। ये मेरी बच्ची को क्या हो गया है हसीब? वो बेख्तियार रो दी। आज सुबह जब वो सोकर उठी थी तो अलीब और रिमशा को स्कूल के लिए जगाने से पहले वो नीलिमा के कमरे में आई थी। उसको पेपर के लिए कहीं देर ना हो जाए, लेकिन उसे कमरे में ना पाकर वो उसे ढूंढती हुई बच्चों के कमरे में आई तो दरवाजे पर ही नीलिमा को फर्श पर बेहोश पड़ा देखकर उनके औसान खता हो गए। वो हिज़यानी अंदाज में चीखने लगी। उनकी चीख सुनकर हसीब साहब दौड़े चले आए थे। उसे फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे आज 2 दिन बाद होश आया था। डॉक्टर्स भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उसे हुआ क्या था। उन्होंने हसीब साहब को यही बताया था कि उनकी बच्ची का जहन किसी शदीद खौफ और डिप्रेशन के ज़ेर असर है, और इस वक्त उसकी आंखों से छलकता खौफ डॉक्टर्स की बात की तस्दीक कर रहा था। नीलिमा बेटा, मुझे बताओ तुम किस बात से खौफजदा हो? मैं हूं ना तुम्हारे पास, मैं सब ठीक कर दूंगा। हसीब साहब ने बहुत प्यार से उसका सर सहलाते हुए पूछा। फिर आप रात को क्यों मेरी मदद को नहीं आए, जब मुझे, रिमशा और अलीब को वो लोग डरा रहे थे? वो आंसुओं से भीगी हुई आवाज़ में उनसे शिकवा करने लगी। कौन डरा रहा था? मुझे सब तफसील से बताओ बेटा। हसीब साहब ने उसके आंसू पोंछते हुए चुमकार कर पूछा, जबकि अम्मी दम साधे उसको देख रही थी। नीलिमा ने खौफजदा नज़रों से अलीब की जानिब देखा, जो नज़दीक ही खामोश खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों की बदलती रंगत नीलिमा को वाज़े तौर पर महसूस हुई थी। होठों पर वैसी ही करीह मुस्कुराहट रिंग रही थी। नीलिमा ने कपकपाकर हसीब साहब का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अब्बू, उन लोगों ने अलीब पर जादू कर दिया है, उसको अपने जैसा बना दिया है। वो खौफ से लरसती हुई आवाज़ में अलीब को देखकर बोली थी। हसीब साहब ने हैरत से अलीब की जानिब देखा, जो अपनी आंखों में ज़माने भर की मासूमियत भरकर उन लोगों को देख रहा था। फिर वो नीलिमा की जानिब थोड़ा सा झुका। आपी, मुझे क्या बना दिया है उन लोगों ने? बड़ी मासूमियत से उसने सवाल किया था। नीलिमा ने बेख्तियार उसकी आंखों की तरफ देखा। वही सर्द जिंदगी से आरी साकित आंखें उसको तक रही थी, और उसका चेहरा किसी बहुत ही बूढ़े शख्स की मानिंद महसूस हो रहा था।
وہ تھر تھر کانپنے لگی، چہرہ پسینے سے تر ہو گیا۔ ابو یہ علیب نہیں ہے، ان لوگوں نے ہمارے علیب کو مار دیا ہے۔ ابو میرا یقین کریں، میرا علیب شاید مر گیا ہے۔ وہ بے اختیار حسیب صاحب کا ہاتھ تھام کر بے تحاشا رونے لگی، اس کی چیخیں آسمان کو چھو رہی تھی۔ امی بھی اس کی یہ حالت دیکھ کر رو رہی تھیں۔ حسیب میری بچی پر کوئی سایہ ہو گیا ہے، آپ کسی مولوی کو بلائیں، وہ اسے اپنے کلیجے سے لپٹاتے ہوئے روندھی ہوئی آواز سے کہہ رہی تھی۔ بیٹے علیب تو بالکل ٹھیک ہے، دیکھو یہ تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ حسیب صاحب نے اسے چمکارتے ہوئے علیب کی طرف اشارہ کیا، لیکن نیلما منہ چھپائے روتی رہی۔ وہ اس چہرے کی طرف دیکھنے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہی تھی جو اس کے علیب کا تھا ہی نہیں۔ وہ چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپائے رو رو کر بس یہی کہتی رہی کہ ابو آپ میرا یقین کریں، ان لوگوں نے میرے علیب کو مار دیا ہے۔ آپ ہی میں زندہ ہوں، آپ مجھے چھو کر دیکھیں۔ اچانک ہی وہ اچک کر اس کی گود میں بیٹھ گیا، اتنا اچانک کہ اسے کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ بس اس کے بیٹھتے ہی نیلما کو اپنے رگوں پے میں ایک برف جیسی ٹھنڈک پھیلنے کا احساس بے حد شدت کے ساتھ ہوا۔ علیب کے بے حد سرد ہاتھ اس کی گردن پر تھے اور وہ بہت آہستگی کے ساتھ اس کے کانوں میں بے حد عجیب سی آواز کے ساتھ سرگوشی کر رہا تھا، میں زندہ ہوں، لیکن آج تم مر جاؤ گی، پھر رمشا مرے گی۔ وہ ساتھ ساتھ مکروہ ہنسی ہنس رہا تھا۔ نیلما نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی گود سے ہٹانا چاہا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں، بلکہ اس سے کچھ اور چمٹ گیا۔ نیلما نے پوری قوت سے اس کو اپنے آپ سے الگ کرنا چاہا، لیکن اس 7 سال کے بچے میں جیسے فولاد جیسی قوت آ گئی تھی اور اس کی سخت اور سرد باہوں میں نوکیلے کانٹے اگائے تھے جو نیلما کو اپنی گردن میں پیوست ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے امی کو پکارنا چاہا، ابو کو آواز دینی چاہی، لیکن وہ بس ہونٹ ہلا کر رہ گئی، آواز حلق سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ علیب کا چہرہ بالکل اس کے منہ کے قریب تھا، بے جان ساکت آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ اس نے بہت بے بسی کے ساتھ امی کی جانب دیکھا تو دہشت سے اس کا تیز رفتاری سے دھڑکتا دل ایک دم سے ساکت ہو گیا۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے بس ان کو دیکھتی رہ گئی، کیونکہ وہاں اس کی امی کی جگہ وہی کریح صورت عورت کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کے زرد دانتوں پر لگی خون کی بوندیں بہت واضح تھی اور وہ رمشا کو اپنی گود میں لیے آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ بوڑھا رمشا کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بس یہ جملہ بول رہا تھا، مجھے بھوک لگی ہے۔ یہ آخری منظر تھا جو نیلما نے اپنے دل کی دھڑکن رکنے سے پہلے دیکھا تھا۔ آج نیلما کا 40واں تھا۔ امی عورتوں میں گھری بے حد نڈھال سی بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی بچی نے اتنا اچانک ان کے سامنے لمحوں میں دم توڑا تھا کہ انہیں اس کی موت کا اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ آنکھیں رو رو کر خشک ہو چکی تھیں، ہوش و حواس سے بیگانی بس وہ نیلما کو پکارتی رہتی۔ حسیب صاحب خود غم کی شدت سے نڈھال تھے۔ نیلما کی اچانک موت کا معمہ وہ کسی صورت حل نہیں کر پا رہے تھے۔ ڈاکٹر نے اس کی موت کا سبب اچانک ہارٹ فیل کو قرار دیا تھا۔ ویسے سارے ڈاکٹرز خود بھی اس کی اچانک موت پر کافی حیران تھے۔ ڈاکٹرز کا ایک بورڈ اس کیس پر ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھا بھی تھا، لیکن وہ لوگ کسی خاص نتیجے پر نہیں پہنچ سکے تھے۔ لیکن حسیب صاحب کو اپنی بیٹی کی وہ آنکھیں بھولتی ہی نہ تھی جن میں علیب کو دیکھ کر ایک عجیب قسم کا خوف، دہشت اور بے بسی امڑ آئی تھی۔ اور جب علی پیار سے اس سے لپٹا تھا تو خوف سے کیسے اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا، اور بس چند ہی لمحوں کے بعد پھر وہ ختم ہو گئی تھی۔ آخر ایسی کیا بات تھی؟ وہ کس بات سے اتنی خوفزدہ تھی کہ اس خوف نے اس کی جان ہی لے لی؟ وہ روتے ہوئے دل کے ساتھ بار بار یہ بات سوچتے، لیکن ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ علیب کو بھی بلا کر کئی بار انہوں نے کریدا، لیکن وہ بس معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر رہ جاتا۔ اچانک انہیں دروازے پر کسی فقیر کی آواز سنائی دی جو عجیب سی آواز میں صدا لگا رہا تھا، مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانے کو دو۔ 40ویں کی فاتحہ کے بعد اس وقت تقریباً سبھی مہمان جا چکے تھے، لیکن باورچی خانے میں کافی کھانا بچا ہوا رکھا تھا۔ انہوں نے ماسی سے کہہ کر ایک پلیٹ میں سالن اور روٹی نکلوائی اور خود پلیٹ ہاتھ میں لے کر دروازے کی جانب بڑھے تو راستے میں علیب نے ان کو روک دیا۔ ابو میں فقیر کو کھانا دے دوں، وہ مجھے دعائیں دے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا تم ہی دے دو، وہ تھکے تھکے سے لہجے میں بولے، اور پھر اپنی بیوی کے رونے کی آواز پر جلدی سے کمرے کی جانب بڑھ گئے کہ آج صبح سے وہ کچھ زیادہ ہی اپسیٹ تھی اور سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ علیب نے پلیٹ ہاتھ میں تھامی اور سامنے سے آتی رمشا کو آواز دی، رمشا آؤ میرے ساتھ، وہ بھوکا ہے اور تم کو بلا رہا ہے، اور پھر ہمیں بھی تو بھوک لگ رہی ہے،
अलीब ने अपने सर्द हाथों से उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल साकित थीं और होठों पर एक खून आलूद मुस्कुराहट। वो रिमशा को लेकर मेन गेट की तरफ बढ़ा, जहां एक अजीबुल खलकत बूढ़ा उसका शिद्दत से मुंतजिर था, जबकि उससे ज़रा फासले पर खड़ी एक औरत घूंघट में मुंह छुपाए हंसे जा रही थी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। शुक्रिया।